वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जवाद साहब और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले किन्नों की और उस एक्सपोर्ट में हायल होने वाली मुश्किलात और मसाइल की। अहमद साहब, पाकिस्तान से किन्नों की एक बड़ी मिकदार स्मगल भी होती है, जो कुछ तो अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल होती है और कुछ ईरान के रास्ते। आप इस बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताइएगा। बड़े दुख की बात है कि हमारा खाली किन्नू की बात ही मैं कर लूँ कि $40 मिलियन एनुअली हमें इसके अंदर लॉसेस हैं ड्यू टू दिस इरेगुलरिटीज। $40 मिलियन हमें लॉसेस हैं किन्नू की मद में ड्यू टू इरेगुलरिटीज। सबसे ज़्यादा शेयर हमारा इलीगल एक्सपोर्ट जो हो रहा है ईरान को हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ ईरान हमारी गवर्नमेंट को कई टाइम बहुत दफ़ा लिख चुकी है कि आप जो हमारे साथ आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, अब उस इश्यूज़ की इन चीज़ों को लेते हुए आगे आप किन्नू को हमारे मुल्क पे एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें, अदरवाइज़ आप इसी को रोकें। जब हमारे हुकूमत ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया और हम एक्सपोर्टर्स वही अपने हिट एंड ट्रायल मेथड्स को अपनाते रहे, हुआ क्या कि नवंबर 2009 में उन्होंने अनअनाउंस बैन लगा दिया। फिर बहुत ह्यूज एंड क्राई हुआ। उसके बाद हमारी जो ईरान में जो हमारी पाकिस्तानी काउंसलेट है उसने वहाँ जाके ईरानियों के साथ जाके डायलॉग्स किया और उसके बाद 3 माह के वो बैन लिफ्ट हुआ। ठीक है, अब अगर हमने इलीगल एक्सपोर्ट को कंट्रोल नहीं किया, आई एम डैम श्योर कि आने वाले 1-2 सालों में ईरान पाकिस्तानी किन्नू को परमानेंट बैन कर देगा। अब इस वक्त देखिए अलमिया ये कि इस वक्त हमारा जो किन्नू है उसकी एक्सपोर्ट का 33% वॉल्यूम ईरान कंज्यूम करता है हर साल। 33% 1/3 जिसको हम कहेंगे जी, 1/3 कह लें हम इसको कि उसको वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, आप उस मुल्क के साथ ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अगर उसी को हम इस तरह किया, अगर उसको हम ऐसे करें, उसमें 2 नुकसान आते हैं। एक तो आपका फल की वहाँ उसकी बदनामी, आपके मुल्क की बदनामी, और दो मुल्कों के आपस में जो रिलेशन है वो खराब होंगे। उसके बाद जो हमारे नेशनल इकोनॉमी पे उसका बुरा असर आता है। बिल्कुल, देखिए अगर ये चीज कंट्रोल होती है तो हमारा कम अज कम 50,000 मेट्रिक टन हम मजीद इसमें एडअप कर सकते हैं, जिसको हम प्रॉपर जिसको कल FBSP या स्टेट बैंक उसको अपने रिकॉर्ड में लेके आ सकती है। अभी तो वो रिकॉर्ड में आई नहीं रही। अब जो भी इस वक्त इस वक्त पठान सारा बलोच इस वक्त इस इलाके में बैठा हुआ है, वो पेटियां भर के एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जैसे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये तो कस्टम हुकाम की भी देखिए, कस्टम हुकाम की देखिए, बलोची लोग एक सर्टन मेंटेलिटी है उनका। जो वहाँ का लोकल अफसर है, गवर्नमेंट का अफसर है, वो कहता है कि मैं क्यों अपने लोगों को रोकूं, जाने दो, ये इन्होंने रोजगार कमाया हुआ है। ये तो बात है जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो इस बारे में इस चीज़ को टेकअप करे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को डायरेक्टिव इशू करे कि आप इन चीज़ों को रोकें, सर्टन चेक पोस्ट बनी जाए ताकि इंश्योर हो कि ये जो एक्सपोर्ट हो रही है इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई है। देखो, ईरान को बाय रोड लेने पे कोई एतराज़ नहीं है, वो कहते हैं आए रेफ्रिजरेशन के साथ हैं, 4 डिग्री मेंटेन करके हैं, प्रॉपर लीगल के साथ हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोग ट्रक के जरिए एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। देखो, ये इस तरह का काम नहीं, वही लकड़ी की पुरानी पेटियों में वही 13 किलो की बात, 10 किलो की पेटियां पैक हो रही हैं और वो गाड़ियां जा रही हैं, पेमेंट का पता नहीं लगता, पेमेंट आनी कब है, हवाला से पेमेंट आ रही है। देखिए, इस तरीके से जो मुल्कों में एक्सपोर्ट नहीं होती हमारे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे हाल ये है, इस पर्टिकुलर आप एग्रीकल्चर किसी सेक्टर को ले लें, आप किन्नू को ले लें, आम को ले लें, किसी चावल को ले लें, किसी चीज़ को ले लें, हमारे यहाँ जब तक इस फील्ड में एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे, जब तक नई यूथ इसके अंदर नहीं आएगी, ये इंडस्ट्री कभी भी अपनी एजेस को नहीं छू सकती। हम कहते तो ये है कि एग्रीकल्चर हमारी GDP में 21% शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। शोर तो हम इस पर बड़ा मचाते हैं और खुश भी होते हैं कि एग्रीकल्चर में रीढ़ की हड्डी जैसी रखता है, पर इसे कागजी कार्रवाई है, प्रैक्टिकली से कुछ चीज़ नहीं है। देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है, इस मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है, लोगों की जो क्या नाम है इनपुट कॉस्ट, जो लोगों की जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हुई पड़ी हैं। अब वो लोग जनरेटर से अपनी चीज़ कॉस्ट पूरी नहीं कर पाते। ये ऐसा सेक्टर रह गया है कि आज हम इस पे प्रॉपर अपनी पॉलिसी मुरतब करें, एक पॉलिसी अपना लायमल अपना मुरतब करें 5 साल का, कि हमने आने वाले 5 साल में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी हर सेक्टर में, चाहे वो किन्नू है, चाहे वो चावल है, चाहे आम है, चाहे वो गंदम है, कुछ भी हो। ठीक है, हम वो चीज़ों उन चीज़ों को अचीव कर हमारी इकॉनमी उस मकाम में चली जाएगी और हमें इंटरनेशनल फंडिंग लेने की जरूरत नहीं, हमारा IMF से, वर्ल्ड बैंक से जान छूट जाएगी। हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मुशर्रफ ने अपने दौर में हॉर्टिकल्चर बोर्ड कायम किया
तो आपका क्या ख्याल है कि हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने के आने के बाद पाकिस्तान की फ्रूट्स और वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हुआ? देखिए, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट बोर्ड जो ये लॉन्च हुआ, उसके बाद ये कंपनी की शक्ल अख्तियार कर गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक ज़ीली इदारा है। इसका बनाने का मकसद ये था कि शौकत अजीज साहब जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ये विजन था कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को डबल किया जाए। ठीक है। इसी वजह से उन्होंने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कहते थे, वहाँ से इस प्रोडक्ट को स्प्लिट किया और PHDEC का एक उन्होंने नाम दे के इसको खाली ये इंडस्ट्री देखिए इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ईच एवरीथिंग शामिल थी। अब बात ये है कि इस वक्त अलमिया ये है कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी जो है, एक तो इसको सालाना फंडिंग इसका प्रॉपर इसका बजट एलोकेट नहीं होता। अच्छा। इसको लोगों ने मिनिस्ट्री जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर बैठा हुआ है, पहले इसको प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है। अब उसको TDEP ने नहीं करने दिया या मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं किया, गॉड नोज बेटर। बट इसको प्रॉपर तरीके से इस इदारे को इदारा तस्लीम नहीं किया गया, जो बहुत बड़ा अलमिया रहा। ठीक है। इसका प्रॉपर सालाना बजट नहीं दिया गया। अब देखिए, TDEP का बजट तो बहुत ज़्यादा है, वो सब कुछ कर लेता है, इनके पास बजट की कमी है। उसके बावजूद इस इदारे ने अमेरिका की आम को एक्सपोर्ट करने में इसका इख्तियार था। इसने किन्नू की इंडस्ट्रीज़ पे इसने बहुत सारे बाहर एग्जीबिशंस करवाई, इसने सब मीटिंग्स भी कॉल की, बट पिछले कुछ 1-2 सालों से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही जो लोगों को इससे शुरू से एक्सपेक्टेशंस थी। वो क्यों नहीं वो इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही, एक लैक ऑफ फंडिंग है। देखिए, लैक ऑफ फंडिंग है। जब तक अब इसको फाइनेंशियल स्टेबल नहीं करेंगे इस इदारे को, ये क्या परफॉर्म करेगा। अभी हॉर्टिकल्चर बोर्ड एक और काम बहुत अच्छा कर रहा है, जिसमें वो एक स्टैंडिंग कमेटीज़ बना रहे हैं हर प्रोडक्ट की, ताकि उस प्रोडक्ट को एक उस मकाम पे लेके जाया जा सके जिसमें हम लोग आने वाले सालों में कोशिश करें। इस वक्त बात ये होती है, देखिए ना, इस इदारे में सारा परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर की है, गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। ये जो हमने लास्ट ईयर किन्नू के अंदर $100 मिलियन जो हमने अर्न किए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जिसपे फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा जी हमने इतने अर्न कर लिए और क्या नाम है, एक बड़ा इस पे जोश खरोश ही पाया गया, वो सारा प्राइवेट सेक्टर की इसमें। तो आपके ख्याल से किन्नू के एक्सपोर्ट में कोई पर ईयर इंक्रीज आ रही है कि डिक्रीज आ रही है? देखिए, बात ये कि पाकिस्तान की किन्नू की जो प्रोडक्शन में हर साल 5% इंक्रीज है प्रोडक्शन में, नंबर 1। ठीक है। दूसरी, जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, किन्नू की एक टेंडेंसी है कि किन्नू में एक साल प्रोडक्शन ज्यादा होती है, एक साल प्रोडक्शन कम होती है। ठीक है। अब एक साल प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है तो हमारा टारगेट इंक्रीज हो जाता है, जब प्रोडक्शन कम होती है हमारा टारगेट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। अब इस साल ये जो नवंबर के एंड से हमारा किन्नू का सीजन स्टार्ट हो रहा है, इस साल बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेशन है ड्यू टू हैवी मानसून इन पंजाब। ठीक है। प्लस हमारे पास वो सीजन चल रहा है जिससे हमारे पास क्रॉप ज़्यादा होती है। तो इस साल हम लोग 3 लाख के अराउंड प्लस माइनस मेट्रिक टन अपनी जो एक्सपोर्ट टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया है। ठीक है। अभी इसमें फाइनली इसकी जो मंजूरी है वो जब हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ जब एक्सपोर्टर्स की मीटिंग्स होंगी तब दी जाएगी इस बारे में। लास्ट ईयर तो अहमद साहब $100 मिलियन थे, इस साल 100 प्लस। देखिए जी, अगर हम लोग लास्ट ईयर अगर हम इस दफ़ा 3 लाख प्लस क्रॉस करते हैं तो माई एस्टिमेट कि हम लोग $200 मिलियन के आगे पीछे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इन 4 मंथ्स इन विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। ठीक है जी। बट इसके साथ साथ देखिए, बाज़ ने आप अगर ये कहें कि जी गवर्नमेंट कहे कि जी हमें पैसे भी मिल जाएं, हमें फॉरेन रेमिटेंस मिले और हम कुछ ढेले का काम ना करें, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। अब बात ये है कि मैं बहरहाल इस फॉरम्स पे बोल चुका हूँ, किन्नू के ये जो एरिया है जो तहसील बलवाल और तहसील कोट मोमन है, जहाँ आपकी सारी फैक्ट्रीज पाई जाती हैं, जहाँ किन्नू पाकिस्तान का बेस्ट किन्नू है। आप मोटरवेज पे भी जब आप भेरा क्रॉस करते हैं तो लिखा होता है कि इंटरिंग द बेस्ट सिट्रस प्रोड्यूसिंग कंट्री प्रोड्यूसिंग रीजन सॉरी। ठीक है। तो अब ये वो भी उन्होंने अब किया, एटलीस्ट इसको पंजाब गवर्नमेंट की टेरिटरी है, इसको मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आप किन्नू का जो एरिया है इसको एक्सपोर्ट जोन डिक्लेयर करें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी बन सकता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर करें, इसमें ड्राई पोर्ट्स आएँ, इसके अंदर आपकी रोड्स की कंडीशंस बेहतर करें, आप कोल्ड स्टोरेज लेके आएँ, पैक हाउसेज इसमें आएँ, ताकि एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, एक सर्टेन एक लैब्स कायम हो जहाँ किन्नू की क्वालिटी को डिटरमिन किया जा सके, ताकि हम तब इस इंडस्ट्री को हम इसमें काम कर। अब आप कहें हर साल इतना में रेवेन्यू जनरेट करके दिया जाए,
और साल के एंड में फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट जनरेट कर देगी जी हमने तो किन्नू ने मंथ में इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये तो इसको मैं नॉनसेंस कहूँगा। इससे ज़्यादा इस चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ कि दुनिया में देखें कि दुनिया के जितने बड़े मुल्क हैं उसमें एग्रीकल्चर एक बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब जितनी वर्ल्ड लीडिंग इकॉनमीज हैं, अब ब्राज़ील की मिसाल ले लें, अब इंडिया की मिसाल ले लें, अब चाइना की मिसाल ले लें, अब रशिया की मिसाल ले लें, अब यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल ले लें। उधर उनके जो एग्रीकल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर को खाली कागजी कार्रवाई तक समझा जाता है, ठीक है, फील्ड एक्सपीरियंस को होता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को लोग इन्वॉल्व करते हैं, बाकी दुनिया में प्रैक्टिसेस हैं, तभी वो लोग एग्रीकल्चर में हर साल वो लोग नए से नए बेंचमार्क्स बना रहे हैं। किसी विजन तो हम भी बहुत ज्यादा बनाते हैं। 2015 से लेकर 2050 तक का विजन तो हमने भी बनाया है, कागजों की हद तक सही, लेकिन विजन तो हम भी बना रहे हैं। देखिए विजन आप बनाते हैं, उस विजन के अंदर कितनी सदाकत है, विजन में कितना झूठ है, ये उनको पता है। देखिए विजन वहां बनाए जाते हैं जहां प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। जहाँ खाली पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, एक पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय को पता ही नहीं कि फील्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो दफ्तर से निकलेगा तो उसको पता लगेगा बाहर, उसे जो एक र्यूमर सुननी है उसने उस पर यकीन करके एक पॉलिसी मुरतब दे देनी है। और जब भी कोई एक पॉलिसी या एक लायमल तैयार करते हैं या 10 साल के लिए एक बेंचमार्क बनाते हैं, तो उसमें हमेशा प्राइवेट सेक्टर बीच में स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब फिर एक पॉलिसी बनाते हैं और अब कहते हैं कि उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर होती हैं, तब जाके आप एक सर्टेन गोल अचीव करते हैं, जैसा ऑस्ट्रेलिया में लोग कर रहे हैं। मतलब एक और चीज़ भी था ना, हुकूमत तो हमारी सोई हुई है, वो तो अब हर चीज़ में देख लें, उसको तो फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों पर देखने के लिए। लेकिन हमारा जो टिपिकल एक्सपोर्टर या ग्रोअर है उसकी भी तो ओल्ड प्रैक्टिसेस चल रही है ना, कि ठीक है जो चीज़ चल रही थी, दुबई की मार्केट चल रही है तो दुबई से हर बंदा जा रहा है। कोई बंदा इस चीज़ की एफर्ट करता ही नहीं है कि वो नई मार्केट को एक्सप्लोर करे, कोई फिलिपाइन को ट्राई किया जाए, कोई सेंट्रल रिपब्लिक जो एशियन की स्टेट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो टिपिकल रूट्स हैं उन्हीं पे जब भेज के उन्हीं पे दे के खुश हो जाते हैं। देखिए बात ये है कि आप कहना तो बहुत आसान है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो टिपिकल एक प्रैक्टिस अपना। देखिए जहाँ तक ग्रोथ की बात है, नो डाउट, देखिए हमारा ग्रोथ जो है हमारे इस मुल्क के अंदर जो जितने भी ज़मींदार बैकग्राउंड से लोग तल्लुक़ रखते थे, जिनके अपने बागात हैं, ज़मीनें हैं, पहले हमारे जो फोर फादर्स थे वो लोग इस पर काम करते थे, ठीक है। जब जनरेशन नए आगे जब न्यू जनरेशन आई, हमारे पेरेंट्स ने कहा कि भाई ज़मीनों से निकलें, आप नौकरियों पे आएँ, ठीक है, उस तरफ किसी को लाए नहीं किया। अब जिन लोगों ने काम किया उन लोगों ने वही अपने फोर फादर्स की जो प्रैक्टिसेस थी उसको अपनाया। हमारा मुल्क का अलमिया भी यही रहा है ना, और उसको मतलब आगे नई चीज को जानने के बजाय उन्होंने कहा ठीक है कि हमारे दादा या ये फलानी ये करते थे, हम भी यही करेंगे। नहीं देखिए तो हमारे क्या उसके प्रोड्यूस कर सकेंगे। देखिए हमारे मुल्क का अलमिया भी यही रहा है कि पिंड के किसी बंदे का अगर एक बच्चा 10 जमात पढ़ लेता है तो उसका बाप उसको 3 लाख रुपया लगा के कहीं पर क्लर्क भर्ती करवाना मुनासिब समझता है, इस बजाय कि वो अपने बाप दादा की दी हुई ज़मीन पर मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक ज़राअत करके अच्छे पैसे कमा सकता है। और इसी वजह से जिस बच्चे ने 10 जमातें पढ़ी वो अपने आप को शायद अफसर समझना शुरू होता है, वो शहर में आकर 3रे 4थे ग्रेड की नौकरी तो कर लेता है, लेकिन अपने ही गांव में रहकर अपनी ही ज़मीन पर अपनी बादशाहत में जो उसकी लैंड होती है वहाँ पर काम करना गवारा नहीं समझता। ये हमारा अपना माइंडसेट भी तो ख़राब है ना इस सिलसिले में। बिल्कुल ख़राब है हमारा। मैं कहता हूँ कि इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए। मैं ये दावे से चीज़ कहता हूँ, जितना आप एग्रीकल्चर से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, पाकिस्तान की किसी और सेक्टर से आप बिल्कुल नहीं ले सकते। आप कोई सेक्टर, आप डेयरी ले लें, आप पोल्ट्री ले लें, आप फार्मिंग को ले लें, किसी चीज़ को ले लें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम आउटपुट। हमारा इशू यही है कि हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे प्रोडक्शन वाइज। हम दुनिया की बेस्ट तरीन मैंगो प्रोड्यूस करते हैं, हमारा किन्नो दुनिया में अच्छा है, हमारी डेट्स सऊदीया ने, इवन यूएई ने पाकिस्तान से डेट ट्रीज इंपोर्ट करके लगाए और आज वो लोग दुनिया में हमारे तकरीबन करीब प्रोडक्शन में आ गए हैं, जबकि हम लोग अपना 40% 50% फ्रूट जो है वो लॉस कर देते हैं। अहमद साहब, जब यहाँ बात मैं करना चाह रहा था कि जो रशियन स्टेट्स हैं वो 3 to 4 बिलियन डॉलर का सिर्फ सिट्रस इंपोर्ट करती हैं, जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा माइनर सा मार्जिन है। हम लोग इस चीज़ को क्यों आज तक एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए? देखें, रशिया को जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, रशियन नेशन के अंदर एक उनकी ख़ास अपनी केमिस्ट्री है कि एप्पल के बाद वो सिट्रस सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जूस।
यही वजह है कि रशिया में छोटा किन्नू साइज़ का जाता है हमारे पाकिस्तान से, और रशिया दुनिया के उन चंद मुल्कों में आता है जहाँ किन्नू पूरा साल पाया जाता है दुनिया के हर हिस्से से। ठीक है। एक मुल्क से ख़त्म होते दूसरे मुल्क से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। बात यह है कि हम उन स्टेट्स को प्रॉपर फोकस क्यों नहीं कर पाए, वो इसलिए नहीं कर पाए कि एक तो हमारा रशिया के साथ पाकिस्तानी दोनों और रशियन गवर्नमेंट के आपस में जो रिलेशनशिप बाइंडिंग वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। हमारा उनके साथ कोई बैंकिंग चैनल नहीं है, यानी कि हमारा उनसे बैंकिंग चैनल ही कोई नहीं है। बैंकिंग चैनल ही हमारे उनके साथ बिल्कुल नहीं है। अब आके जो हमारे पाकिस्तान रशियन बिजनेस काउंसिल है, ये तो बड़े अच्छे से फाल थी। इसने कुछ डेलीगेशन, इनके कुछ डेलीगेशन ने वहाँ के रशियन के कुछ डेलीगेशन को कराची बुलाया है, और सुनने में ये आ रहा है कि जो सांबा बैंक है जिसको पहले क्रिश्चियन कमर्शियल बैंक कहते थे, उनका कि वहाँ के कोई लोकल बैंक के साथ कोई मुआहदा तय पा रहा है, जिसकी वजह से कोई बैंकिंग चैनल्स आपस में बनेंगे, बट इट्स इन द पाइपलाइन। अभी देखें कि ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती, आने वाले दिनों में पता लगेगा। बट अभी तक जब तक हमारे उनके साथ बैंकिंग चैनल्स नहीं बनेंगे, जब तक हमारा उनके साथ एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उस लेवल तक नहीं जाएगा, तब तक हम चीज़ों को इन लेटेंट स्पिरिट अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमारे जो इस वक्त रशिया में जो एक्सपोर्ट किन्नू की जा रही है, वो 4 से 5 एक्सपोर्ट्स के इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। ठीक है। वो एक्सपोर्ट करते हैं, सम टाइम उनमें डैमेज आ जाती हैं क्योंकि ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा है बाई सी का। तो हम लोग बाय रोड क्यों नहीं कर पाते? देखिए, बाय रोड इस वजह से नहीं कर पाते कि हम जो बीच में आपकी जो ये आपकी आती है ये उज़्बेकिस्तान और ये जो काज़ाकिस्तान का जो ये रूट है, इसी रूट से जाएगा ना। बिल्कुल। इस रूट के साथ हमारों के साथ कोई ऐसा लिंकेज है ही नहीं गवर्नमेंट का। अभी गिलानी साहब के टेन्योर में उन्होंने कुछ काज़ाकिस्तान के साथ 2-3 चमने दौरे किए। अभी जो हमारी जो मवासलात की वजारत है वफाकी, उसने भी उनके साथ कुछ MOU साइन करने के प्रोसेस में, अगर वो साइन हो जाता है और उनके साथ रोड नेटवर्क बहाल होता है, तो फिर अफगानिस्तान बॉर्डर के जरिए हम उस साइड पे जा सकते हैं और रशिया को हम कर सकते हैं। अहमद साहब, आपके ख्याल से रशियन स्टेट्स में पाकिस्तान किन्नों की एक्सपोर्ट का कितना पोटेंशियल है? देखिए, मैं कहता हूँ खाली आप रशिया को पकड़ लेना, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं कि हमें कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर रशिया के साथ हमारी शर्त सब्जेक्ट कि हम जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनली वो मीट करें, अपने बैंकिंग चैनल के साथ आएँ। ठीक है। ये जो वहाँ की जो प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेके आएँ, वहाँ के जो रशियन चैम्बर है, मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन मेंबर्स के साथ डिटेल डेलिब्रेशंस करें, एक पॉलिसी मुरतब दें, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेके आएँ। हमें और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान के किन्नों के एक्सपोर्ट के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे सॉल्यूशंस कि जिस पर अमल करके हम पाकिस्तान के सिर्फ किन्नों से सालाना $300 मिलियन का कसीर ज़र मुबादला कमा सकते होंगे। मुझे यकीन है आप खुद कफालत के सफ़र में हमारे साथ होंगे।